लास्ट टाइम पे ये क्वेश्चन था अपना। इस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस एंड स्लोप ऑफ कर्व प्लॉटेड बिटवीन पी बाई टी वर्सेस टी। देखो, इसमें इंटरसेप्ट निकालना है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ग्राफ खींचा गया है एक्स और वाई के बीच में, और वाई एक्सिस पे आपका लिया है इन्होंने पी बाई टी वैल्यू को, और यहाँ पे टी लिया हुआ है। तो P बाई टी और T, और जो कंटेनर है वो रिजिड है। रिजिड कंटेनर का मतलब हो गया कि वॉल्यूम जो होगा गैस का वो कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम ग्राफ खींचते हैं P बाई टी और T में, वैसे हमने सिंपल ग्राफ पढ़ा है P और T में, इस तरीके का ग्राफ पढ़ा था हमने, ठीक है। लेकिन अगर P बाई टी वैल्यू लो और T लो तो इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। मतलब P बाई टी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाते रहो तो कांस्टेंट रहती है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, आपको दिख रहा है सबको। अब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के लिए आपको पूछा गया है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना होगा उसकी वैल्यू, और स्लोप जो होगा कर्व का वो कितना होगा, और ये 8.21 वैल्यू है लीटर में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है। अब ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन अगर है तो आपको पता है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। क्या स्लोप होता है इस एक्सिस पे चेंज डिवाइडेड बाय दिस। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखेंगे इस तरीके से, अगर स्लोप होता है तो टेन थीटा ज़ीरो आता है, और स्लोप भी हो गया ज़ीरो, तो एक आंसर तो हमारा ऑप्शन है ज़ीरो। दूसरा, अब हमें निकालना है इंटरसेप्ट। तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके लिए एक इक्वेशन यूज़ की जाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये m होता है टेन थीटा, ये x होता है आपका x एक्सिस पे कितना उसका वो है, और c होता है इंटरसेप्ट। अब ये जो टेन थीटा है यहाँ पे वो ज़ीरो है उसकी वैल्यू, c हमें निकालना है इंटरसेप्ट, y जो होगा ये y एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको हमें लेना पड़ता है। तो ये ज़ीरो प्लस सी हो गया, इसका मतलब इंटरसेप्ट इज इक्वल टू होगा आपका y एक्सिस पे जो भी है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो y एक्सिस पे p बाई टी है, तो उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब हम निकाल कैसे सकते हैं, हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही एक टूल है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में हमें वैल्यू निकालनी है p बाई टी की, क्योंकि y एक्सिस पे p बाई टी है। अगर ये p बाई टी आ जाए, ये वैल्यू आ जाए, तो यही होगा इंटरसेप्ट c। तो p बाई टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से t को इधर ले आए और एन आर बाई वी हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, 10 मोल्स गिवन है। आर की वैल्यू अगर लीटर एटीएम वाली यूनिट में लें तो 0.0821 होती है। वॉल्यूम अगर हम लीटर में लेते हैं तो वैल्यू 8.21 लीटर दिया हुआ है। अब ये वैल्यू हम रख सकते हैं सारी। तो वैल्यू कितनी आ गई है अपनी, अगर इस डेसिमल को हम उड़ा दें तो हमारा बन गया, ये 2 ज़ीरो हो गए, तो 0.1 आ गई p बाई टी, और यही है इंटरसेप्ट। क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए थे कुछ इस तरीके से, तो उसको देखते हुए हम लोग आंसर को पिक कर लेंगे। ऑप्शन कहाँ गए हमारे, ऑप्शन ऐसे थे कुछ, पॉइंट, स्लोप और इंटरसेप्ट दिया था। एक दिया है मान लो पॉइंट, ऐसे ही वैल्यूज़ दी हुई थी, 0.01, 0.1,
फिर दिया हुआ है आपका 0, फिर दिया हुआ है 0.1, ऐसे करके कुछ वैल्यूज़ इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अपना आंसर ये हो जाएगा ना, स्लोप तो 0 था और इंटरसेप्ट कितना आ गया, 0.1 आ गया। सबको बात क्लियर है? इस क्वेश्चन का कैच क्या था, मतलब जो मेन पॉइंट था वो क्या था, वो ये था कि ये ग्राफ इन्होंने नहीं दिया था कि ये किस तरीके का ग्राफ होगा। P/T और T में जब हम ग्राफ खींचते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो ये स्ट्रेट लाइन आता है, और वो भी किस तरीके की स्ट्रेट लाइन, जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। ठीक है, अगर ये बात हमें पता है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगाना हम जानते हैं तो हम लोग आंसर को आसानी से निकाल लेंगे। ओके है? रिकॉर्डिंग शायद एक सेकंड देख लूँ। यस, अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर नए टॉपिक पे मूव करते हैं। जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, रूट मीन स्क्वायर velocity of an ideal gas at constant pressure varies with density। डेंसिटी से इसका रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस आपको कुछ ऐसे दिए हैं, d², d, √d एंड 1/√d। अब हमें क्या याद है, हमें ये याद है कि VRMS का फॉर्मूला हमें याद रखना है। क्या, ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी इसका फॉर्मूला होता है √3RT/m। इतना याद रहेगा सबको? अब इसका अगर सेकंड फॉर्मूला भी याद रहे तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे PV = RT। अगर 1 मोल है कंपाउंड तो PV = RT ले सकते हैं, गैस इक्वेशन। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RT की जगह पे PV लिख दो तो 3PV/RT, सॉरी 3PV/m, ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब थर्ड, हाँ आंसर डी है। और थर्ड जो फॉर्मूला है इसका, थर्ड इसका फॉर्मूला है ये 3P/d। कैसे, यहाँ पे V है और यहाँ पे M है, देख पा रहे हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, मास = वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी = क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम लिख सकते हो आप टर्म्स में, और डेंसिटी = मास बाई वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देखो मास नीचे आ रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो उल्टा कर लो, 1/d = आ जाएगा वॉल्यूम बाई मास। अपोजिट कर दिया, अपोजिट करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ये वाली। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √d के, तो ये ऑप्शन बन जाएगा। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं, जेई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कई बार। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका, फॉर 1 मोल ऑफ गैस एवरेज काइनेटिक एनर्जी is given as E। VRMS of gas is,
क्या पूछ रहे हैं? VRMS पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए क्या दे रहे हैं। 2E/m, सेकेंड ऑप्शन है 3/m, थर्ड ऑप्शन है 2E/m 3m, 1/2 पावर है। 1/2 पावर का मतलब रूट समझ सकते हैं आप। 1/2 लिखो या किसी का रूट लिखो, वो बात है। तो 1 मोल गैस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला ही हमने सीधे सीधे आपको 1 मोल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT यही तो बताई थी। यस और नो? ये अपना सीधा सीधा फॉर्मूला था फॉर 1 मोल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसकी वैल्यू E दी हुई है तो इसको E लिख लेते हैं। ये आ गया 3/2 RT आ गया। अब हमारे पास VRMS क्या होता है? VRMS होता है √3RT/m, यही तो होता है। VRMS का भी फॉर्मूला है। तो अब यहाँ से 3RT की वैल्यू रख सकते हो आप, अगर इसको इस रिलेशन को यूज करो। E = 3RT/m है। E = है 3/2 RT। तो अगर हम 3RT की वैल्यू लें तो ये 2E के इक्वल हो जाएगी। अब VRMS वाले फॉर्मूला में, जो VRMS का फॉर्मूला है 3RT/m में 3RT की वैल्यू रख दो। 3RT की वैल्यू 2E है, तो 2E/m का रूट आ जाएगा। और रूट को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, आपको बताया ही है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 2E/m का पावर हो जाएगा 1/2, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है बात? यस और नो? अब देखो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तीन ग्राफ दिए हुए हैं, जितना हम कर चुके हैं जो टॉपिक, उन पे क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग। ये टेम्परेचर है केल्विन में, यहाँ पे दे रहे हैं ये वॉल्यूम लीटर में लिया। ठीक है, एक ग्राफ ऐसे आता है और ये जो 2 पॉइंट है ना ग्राफ पे, इन 2 पॉइंट की वैल्यू दी हुई है। ये जो पॉइंट है इस पे 22.4 लीटर वॉल्यूम है, 22.4 लीटर वॉल्यूम है और कॉमा करके लिखा हुआ 273 केल्विन टेम्परेचर है। तो ये देख पा रहे हो आप कि ये कौन सा है? ये एसटीपी दिख रहा है आपको? एसटीपी की कंडीशन में क्या होता है? टेम्परेचर इतना होता है और वॉल्यूम 22.4 होता है, यही तो होता है। और ऊपर इन्होंने क्वेश्चन में ये भी लिखा गया है कि दिस ग्राफ इज प्लॉटेड। अभी मेरे पास जो है उसमें तो 2002 लिखा हुआ है। ठीक है, दिस ग्राफ इज प्लॉटेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। तो इसका मतलब पूरी कंडीशन आपकी कौन सी हो गई? ये वाला पॉइंट, हाँ, एसटीपी वाली कंडीशन को शो कर रहा है। अब देखो सेकेंड पॉइंट में इसमें क्या लिखा हुआ? सेकेंड में लिखा है 38.8 लीटर 373 केल्विन। यहाँ पे 100 कर दिया टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझ लेते। एक ग्राफ ये बनाया है, दूसरा भी ग्राफ इसी तरीके का है। V और T में ग्राफ है। ये पॉइंट तो सेम है, 22.4 लीटर और 273 केल्विन। सारे ग्राफ में ये पॉइंट सेम है, 4 ग्राफ है। ये
क्या हुआ? फोर्थ जो ग्राफ है उसमें ऐसे बना हुआ है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी 22.4 लीटर और 273 केल्विन को शो कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम है 14.2 लीटर, कम हो रहा है 373 केल्विन पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट शो कर रहा है 30.6 लीटर 373 केल्विन पे। यहाँ पे ये जो पॉइंट है सेकंड वाले में, ये 28.6 लीटर है 373 केल्विन पे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं करेक्ट आपका कौन सा ग्राफ है? आइडियल गैस के लिए कौन सा ग्राफ जो होगा वो सही है? तो आपको ये तो पता है आइडियल गैस के लिए हम लोग वो लगा सकते हैं ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या पी वन वी वन, ये लगा सकते हैं ना हम लोग, आपको बताया। फॉर आइडियल गैस हम क्या लगा सकते हैं? पी वन वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू लगा सकते हैं। आंसर इसका मुझे पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो सारे केसेस में देखो, पहला जो दिया हुआ है वो प्रेशर आपका 1 एटीएम है, यहाँ पे भी प्रेशर वही है, तो P1 तो आपका सब में सेम है 1 एटीएम। चाहे ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, तो दोनों केसेस को टैली करके देख लेते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं इस टेम्परेचर पे, जिससे ये मैच कर जाएगा वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट केस देखो आप, तो पहले में P1 1 एटीएम, और पहले ऑप्शन को चेक करना है, P2 आपका कितना है, ये P2 सेम है 1 एटीएम, V1 पहले है 22.4 लीटर और टेम्परेचर है पहले 273। दूसरा टेम्परेचर फर्स्ट वाले ग्राफ को देखो तो 373 हो गया, और वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं V2। V2 अगर ये आएगा 38.8 तो ये ग्राफ करेक्ट होगा। ठीक है, सी है। अच्छा, रख के देख लें, तो देखते हैं भाई, सी ऑप्शन को रख के देख लेते हैं। चलो, कोई अंदाज़ा लगा रहा है तो पहला P1 1 एटीएम, V1 हो गया 22.4, T1 आपका 273, P2 अगर देखो तो 1 एटीएम, V2 हो गया आपका, सी वाले ऑप्शन की वैल्यू देख लेते हैं, अगर लेफ्ट राइट इक्वल होगा, या हम लोग V2 निकालते हैं, T2 373, तो V2 की वैल्यू निकाल लो, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 373। भाई इतना तो पता है कि इससे ज़्यादा ही वैल्यू आएगी वॉल्यूम की, क्योंकि देखो जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही, हाँ वॉल्यूम बढ़ेगा ही, गैस एक्सपेंड करेगी। तो 273 और 373 इसको डिवाइड करोगे तो 22.4 से तो ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन, अगर इसको हम देखें तो इसमें वॉल्यूम हो रहा है 14.2 22.4 से, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, बढ़ना ही है। इसमें 38.8 हो गया, इसमें 28.6 हो गया, इसमें 30.6 हो गया, कितना बढ़ रहा है वो देखना पड़ेगा हमें। तो अगर ये वैल्यू निकालो तो कितनी आ रही है, कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से। 30.6 अगर आ रही है तो अपना ऑप्शन क्या बन जाएगा, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। सबको क्लियर हो गई बात? सी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे आप लोग, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सीधे सीधे मेंशन है आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए क्या लगाना है वो चीज़ें आपको दे रखी है।
VRMS बड़ा अगर ये चैप्टर उठाते हैं तो VRMS से कुछ ना कुछ देते हैं, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, अब बोल रहे हैं RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज √7 टाइम्स द RMS velocity of nitrogen if T is temperature of gas then। ऑप्शंस बोल रहे हैं आपके क्या? टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का टेम्परेचर ज़्यादा है, नाइट्रोजन का कम है, हाइड्रोजन का टेम्परेचर कम है, नाइट्रोजन का ज़्यादा है, और टी हाइड्रोजन इज इक्वल टू √7 ऑफ टी नाइट्रोजन। तो VRMS में रिलेशन दिया है तो टेम्परेचर में निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ। VRMS इज इक्वल टू होता है √3RT/m। जो जो कांस्टेंट है उसको उड़ा दो। कैसे? जल्दी करने के लिए जो कांस्टेंट है उसको उड़ा दो। 3√3 जो है नंबर है फॉर्मूला में, तो नाइट्रोजन के केस में लो या हाइड्रोजन के केस में लो, दोनों में सेम आएगा, तो इसको उड़ा सकते हो आप। R गैस कांस्टेंट होता है तो इसको भी हटा दो। T टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है, उसी में रिलेशन निकालना है तो इसको रखते हैं। मोलर मास दोनों का अलग अलग हो सकता है तो अलग अलग रख लेते हैं। अब मान लो VRMS हम बात कर रहे हैं किसकी? हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे हम T ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे और यहाँ पे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है। सबको क्लियर है इतनी बात? अब VRMS हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन ले लो, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी लगा दो, इक्वल नहीं लगाना है तो। और आप ले लो इसका नाइट्रोजन का होता है 28 मोलर। ठीक है, अब बोल रहे हैं RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज √7 टाइम्स ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन की वेलोसिटी का √7 टाइम्स हाइड्रोजन की वेलोसिटी है। तो क्या पता चल गया आपको कि VRMS हाइड्रोजन इज इक्वल टू √7 ऑफ VRMS ऑफ नाइट्रोजन। ये कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है, तो हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग VRMS नाइट्रोजन लिख सकते हैं √7 करके, और इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। अगर दोनों को डिवाइड कर दो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे T हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय T नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे मोलर मास हाइड्रोजन का आ जाएगा, यहाँ पे मोलर मास नाइट्रोजन का आ जाएगा। अब आपको पता है VRMS हाइड्रोजन की जगह √7 VRMS N2 लिख सकते हैं। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ, कोई आवाज़ मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसलिए मुझे लग रहा। T हाइड्रोजन बाई T नाइट्रोजन, इसको सॉल्व कर लो, ये 14 हो जाएगा, √14। अब √14 को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये √2 हो गया, ये √14 हो गया, तो हमें तो रेशियो चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं स्क्वायर कर देते पूरी इक्वेशन को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आया है √2 और राइट हैंड साइड में हमारे पास √14 आ गया, और अलग अलग कर लेते हैं। T हाइड्रोजन बाई T नाइट्रोजन आ गया, ये आ गया हमारे पास। पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 14 और T हाइड्रोजन बाई T नाइट्रोजन आ जाएगा। अब आपको ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, कौन ज़्यादा कौन कम, तो देख लेते हैं।
इसको कट करोगे तो 7 आ जाएगा, तो टी हाइड्रोजन बाई टी नाइट्रोजन आ गया 7, 1/7। तो टी नाइट्रोजन इज इक्वल टू आ गया 7 मल्टीप्लाइड बाई टी हाइड्रोजन। तो आपको क्या दिख रहा है? सीधा सीधा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था ये क्या दिया था? √7 दिया था, तो √7 तो होगा नहीं, ठीक है, और दोनों इक्वल है नहीं। आपको दिख रहा है नाइट्रोजन की वैल्यू हाइड्रोजन की वैल्यू के 7 टाइम्स है, इसका मतलब टी नाइट्रोजन का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है हाइड्रोजन के टेम्परेचर से। ऑप्शन क्या बन जाएगा अपना? ठीक है। और जब इन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपको इतना ज़्यादा लिख करके करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। जब कई क्वेश्चंस इसके कर लोगे आप तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस, मतलब आप सीधे सीधे वैल्यूज़ रख करके कर लोगे। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं है, है ना? तो इस तरीके के VRMS वाले सवाल आई थिंक आप निकाल लेंगे। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा गैस पे बहुत वर्क किया और गैसियस थ्योरी में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी। तो एक आपका स्पीड के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, 3 तरीके की स्पीड के बारे में। एक था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक VRMS वेलोसिटी थी, और एक अपनी थी एवरेज वेलोसिटी। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन जो थे, इन लोगों ने क्या किया, एक ग्राफ खींचा जिसको बोला मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। और इसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। ये अभी थोड़ा सा IIT का हॉट टॉपिक बना हुआ है, इधर पूछ रहे हैं इससे खूब क्वेश्चन, तो समझ लेते हैं ध्यान से इसको। ठीक है। क्या किया इन्होंने, किसके किसके बीच में ग्राफ खींचा इन्होंने। यहाँ पे ले ली मॉलिक्यूलर स्पीड, किसी गैस का सैंपल लिया, उसके मॉलिक्यूलर स्पीड को देखा, और यहाँ पे ले लिया इन्होंने फ्रैक्शन ऑफ molecules with given speed। मतलब वो मॉलिक्यूल्स की स्पीड को चेक कर रहे थे और उसके फ्रैक्शन को देख रहे थे, कितने % की कितनी स्पीड है, ठीक है। जैसे मान लो एक सिंपल सी बात बताते हैं आपको, पहले सिंपल सी बात समझ लेते हैं। मान लो कोई सैंपल लेते हैं, उसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, है ना। मैक्सवेल ने लिया, अब इन्होंने देखा कि मान लो 100 में से 60 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी है आपकी 80 मीटर पर सेकेंड, 20 ऐसे हैं मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी है आपकी, मान लीजिए आप कह दो क्या कहते हैं, मीडियम में ले लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। देख पा रहे हो? तो अगर हम यहाँ पे देखें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल देखें, तो आपके 60 मॉलिक्यूल की 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मॉलिक्यूल की 80 है, और 20 मॉलिक्यूल की 50 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि लो स्पीड इसको कह सकते हो आप, तीनों को कंपेयर करते हुए। इसको हाई स्पीड बोल सकते हो, और इसको मीडियम बोल सकते हो, या मॉडरेट बोल सकते हो। इतनी बात सबको समझ आती है। अब 100 मॉलिक्यूल हैं
और 60 मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो लो रेंज में जा रही है ना, देख पा रहे हो। तो 100 में से 60 मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब 60% जो गैस है उसकी स्पीड किस रेंज में जा रही है, लो में जा रही है, ये कह सकते हैं हम। 60% जो गैस है वो किस रेंज में जा रही है, लो में जा रही है। और 60% को अगर फ्रैक्शन में बोलो तो फ्रैक्शन में आप क्या कह सकते हो उसको, 60% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। 60/100 ऐसे बोल सकते हैं ना, 0.6, यानी कि 0.6 जो फ्रैक्शन है गैस का उसका स्पीड ये है, लो है। 0.2 जो फ्रैक्शन है गैस का उसका हाई है, और 0.2 ऐसा है जिसका मॉडरेट है। इतना सबको समझ आया, ये बात केवल। जल्दी से बताइए जिसके दिमाग, हाँ इतनी बात, ये स्लाइड की बात हमको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा क्या इन्होंने बताया उसकी बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, इनका जब ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया ना तो इस तरीके का कुछ ग्राफ आया। इस ग्राफ को समझते हैं हम लोग, ये यहाँ से टच नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पे इन्होंने फ्रैक्शन दिखाए हैं। जैसे यहाँ पे 0 फ्रैक्शन है, मतलब कोई भी गैस नहीं है। यहाँ पे 0.1 फ्रैक्शन है मान लो, यहाँ पे मान लो 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे मान लो होता है 0.4, यहाँ पे मान लो 0.5 फ्रैक्शन है। ऐसे इधर फ्रैक्शन दिखा रहा है और इधर की तरफ इन्होंने दिखाई है स्पीड। सेंटीमीटर पर सेकेंड में मान लो यहाँ पे 2 स्पीड है, यहाँ पे आपकी हो गई मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे मान लो 4 है, यहाँ पे मान लो 6 है, यहाँ पे आपकी 8 है, ऐसे करके। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखते हैं। देखो अगर हम देखें ध्यान से तो इस ग्राफ में आपको एक ऐसा पीक मिल रहा है। ये जो पीक पॉइंट है इसमें कितने मॉलिक्यूल आपको दिखाई, कितना फ्रैक्शन दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। मतलब जितनी भी गैस ली गई है उसका 0.5% मॉलिक्यूल ये है। और इस 0.5% मॉलिक्यूल की अगर स्पीड देखो तो अप्रॉक्सी ये 4 और 5 के बीच में है, तो 4 और 6 के बीच में तो 5 होगा। इतनी बात क्लियर है। तो क्योंकि जितना भी ये गैस का फ्रैक्शन है, कुछ 0.1 है, कुछ 0.2 है, कुछ 0.3 है, कुछ 0.4, कुछ 0.5, तो जितना भी गैस का फ्रैक्शन है उसमें अगर हम देखें तो 0.5 फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा दिख रहा है इस पूरे कर्व का, और 0.5% ऐसे हैं जिनकी स्पीड 5 है। तो अगर ये आप 4.9 ऐसे कर लो कुछ की है, तो ये जो 4.9 वाली स्पीड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल क्यों बोल दिया इसको, इसलिए बोल दिया क्योंकि ज़्यादातर मॉलिक्यूल के पास यही वेलोसिटी है। मोस्ट प्रोबेबल का जो डेफिनेशन था वो यही था कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास कितना वेलोसिटी है। जैसे अगर यहाँ पे हम बोलते ये वाले एग्जांपल में तो 60 मॉलिक्यूल ऐसे थे, जो ज़्यादा नंबर था 60 मॉलिक्यूल का उनके पास 20 मीटर पर सेकेंड था, तो ये मोस्ट प्रोबेबल हो जाता। यहाँ पे अगर हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबल 4.9 हो गया। तो इस ग्राफ का जो पीक आता है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और इसकी मॉलिकुलर स्पीड के ग्राफ का जो पीक आया, अगर ओरिजिन से शुरू करते हैं हम ग्राफ 0 से, तो ये जो पीक आता है ये आपका ये पॉइंट मोस्ट प्रोबेबल को शो करता है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमें क्या क्या पता लगा। अगर हम देखें तो ये तो फ्रैक्शन है,
ये ऊपर की तरफ फ्रैक्शन दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो हम देखें 0.1 फ्रैक्शन है, ठीक है, इतना फ्रैक्शन ले लें, ये 0.1 है, इतना फ्रैक्शन, ये 0.1 है। ये 0.1 फ्रैक्शन की वेलोसिटी अप्रॉक्सी 1 होगी। अगर 0.2 फ्रैक्शन की वेलोसिटी हम देखें तो 0.2 फ्रैक्शन की वेलोसिटी हम अप्रॉक्सी 2 के आसपास आएगी। 0.3 की अगर देखें हम लोग तो 0.3 जो फ्रैक्शन है उसकी वेलोसिटी इसके आसपास आएगी। फिर 0.5 की कहाँ पे जाएगी, इससे टच करते हैं। और अगर हम ग्राफ के आगे वाले पॉइंट को भी ऐड करें, इस पॉइंट को, भाई 0.2 फ्रैक्शन में ये भी तो आ रहा है, यहाँ फ्रैक्शन बताया गया तो फ्रैक्शन आपका ये भी तो टच कर रहा है, ये पॉइंट भी ग्राफ का। तो 0.2 वेलोसिटी, 0.2 फ्रैक्शन में ये वेलोसिटी भी मिल रही है, आपकी 2 वाली भी मिल रही है, और अगर देखो यहाँ पे तो आपको वेलोसिटी 8 वाली भी मिल रही है। देख पा रहे, ठीक है। अब जैसे यहाँ 0.4 ले लिया आपने, तो 0.4 पे आपको वेलोसिटी यहाँ पे मिल रही है, और 0.4 पे एक वेलोसिटी यहाँ पे भी तो मिलेगी 6 और 8 के बीच में। अगर हम केवल 0.2 को ऑब्जर्व करें अभी के लिए, तो आप क्या देख रहे हो कि 0.2 फ्रैक्शन जो है उसमें दो वेलोसिटी मिल रही है, एक तो 2 वाली मिल रही है और एक हमें 8 वाली मिल रही है। मतलब लो स्पीड भी मिल रहा है और हाई स्पीड भी मिल रहा है। इतनी बात क्लियर होती है। अगर 2 को हम लो बोलते हैं और इधर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं स्पीड हाई हो रही है। अब देखो जहाँ पे 12 स्पीड है, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन देखो तो फ्रैक्शन बहुत छोटा है मॉलिक्यूल का, देख पा रहे हो? यही ग्राफ तो शो कर रहा है फ्रैक्शन को यहाँ, यस और नो? ये पोर्शन है जो फ्रैक्शन को शो कर रहा है, इतना ये पोर्शन है। अगर हम 12 पे मान लें, ये वाली 12 वाली स्पीड पे, तो यहाँ से ग्राफ को अगर टच करो तो ये पोर्शन मिला हमें, छोटू सा बिल्कुल, इतना पोर्शन है। मतलब अगर टोटल 100 है तो मान लो 2, 4 या 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास 12 की स्पीड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें 1 का देखें तो 1 में भी ऐसे ही 2, 4, 10 होंगे जिनकी कम की स्पीड है। इसका मतलब क्या, इन्होंने इंटरप्रिटेशन क्या निकाला, इन्होंने बोला कि जो लो स्पीड वाले मॉलिक्यूल हैं उनका भी फ्रैक्शन कम है, और जो हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल हैं उनका भी फ्रैक्शन कम है। क्लियर हुई बात? ऐसे बांटते हैं इसको, इधर का जोन मान लो, इतना जोन मान लो हाई स्पीड, और इधर थोड़ा सा जोन मान लो लो स्पीड। इस ग्राफ का जो पीक होगा वो मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है ये ग्राफ, यहाँ पे फ्रैक्शन है और यहाँ पे स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल है। तो अगर हम देखें तो ये फ्रैक्शन, छोटा सा फ्रैक्शन, ये बता रहा है आपका 1 मान लो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है स्पीड, ये मान लो 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ठीक है। मान लो हम देखते हैं कि 1 स्पीड जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है वो कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की है, तो वो इतने की ही तो है। यही तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इतने ही तो मॉलिक्यूल है। अगर हम बोले 10 की स्पीड हम देखना चाहते हैं, 10 की स्पीड, तो 10 की स्पीड के लिए अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपको देखना है तो 10 की स्पीड में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपको इतने ही तो दिखेंगे। या 8 से 9, 8 से 10 की स्पीड में, हाँ
नहीं, ग्राफ टच नहीं होगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो, हाँ, आइडिया, ये क्यों बता रहे हैं, हाँ देखो, आइडिया क्या दे रहे हैं, ये इन्होंने मॉलिक्यूल किसी गैस के सैंपल को लिया, ठीक है, अब उसकी स्पीड को ये ऑब्जर्व कर रहे थे। तो स्पीड को जब ये ऑब्जर्व कर रहे थे तो इन्होंने काउंट करने की कोशिश की कि मान लो कोई सैंपल है, वो जितने भी मॉलिक्यूल का है, 100 का है, 200 का है, 1000 मॉलिक्यूल का है, तो कितने मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड हाई होती है, कितने ऐसे होते हैं जिनकी लो होती है ना। परसेंटेज देखने की, एक एक को तो बैठ के काउंट करेंगे नहीं, बट एक परसेंटेज देखने की कोशिश की इन्होंने कि ज़्यादा मॉलिक्यूल हाई स्पीड वाले हैं या कम मॉलिक्यूल हाई स्पीड वाले हैं, ज़्यादा लो स्पीड वाले हैं या कम। तो उसके बेसिस पे इन्होंने स्पीड को लेते हुए ये ग्राफ बनाया, और इस ग्राफ से क्या इंटरप्रिटेशन निकाले वो हमारे काम के हैं, तो उसकी बात करते हैं। बात समझ में आई जो आप पूछना चाह रहे थे? क्या बोला इन्होंने, पहला पॉइंट इन्होंने बोला मैक्सवेल ने कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल with very low or very high speed is very small। मतलब क्या बोला कि हाई स्पीड वाली मॉलिक्यूल का भी नंबर कम है, इतना ही है फ्रैक्शन, और लो स्पीड वालों का भी नंबर क्या है, कम है। ये हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल है, इनका फ्रैक्शन केवल इतना ही है, ये लो स्पीड वाले, इनका फ्रैक्शन केवल इतना है। ये बीच वाले जो मॉलिक्यूल है इनका फ्रैक्शन देखो कितना सारा है, इतना फ्रैक्शन बन गया ना इनका। तो हाई स्पीड और लो स्पीड के मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कम है, उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है। अगर आप कोई सैंपल लेते हो तो उसमें हाई स्पीड के मॉलिक्यूल और लो स्पीड के मॉलिक्यूल कम मिलेंगे आपको, ये बोला इन्होंने। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बोला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल possessing higher and higher speed, जितना स्पीड बढ़ता जाएगा, goes on increasing till it reaches to peak and then it starts decreasing। बोल रहे हैं एक बार यहाँ से मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है, ये स्पीड बढ़ती है, देख रहे हो यहाँ पे फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है और यहाँ पे स्पीड भी बढ़ रही है, देख पा रहे हो। अगर ग्राफ के इन पोर्शंस को हम देखें तो यहाँ पे ग्राफ इधर भी बढ़ रहा है और ग्राफ इधर भी बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में भी। तो एक बार क्या होता है, बढ़ता है, फिर पीक को अचीव करता है फ्रैक्शन, और फिर उसके बाद फ्रैक्शन डाउन होना शुरू हो जाता है। स्पीड बढ़ती जाती है लेकिन फ्रैक्शन क्या होता है, डाउन होता है। तो सेकंड पॉइंट में इन्होंने यही बताया कि भाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल possessing higher and higher speed goes on increasing till it reaches to peak, यानी कि जब स्पीड बढ़ती है तो इनका फ्रैक्शन भी बढ़ता है धीरे धीरे, लेकिन एक बार पीक पे पहुंचता है, और उस पीक पे पहुंचने के बाद फिर आपका फ्रैक्शन डाउन होना शुरू हो जाता है। हाई स्पीड तो बढ़ती जाती है स्पीड, लेकिन फ्रैक्शन डाउन होता है। क्लियर? अच्छा, ये किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे खींचा गया है, मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये ग्राफ भी चेंज हो सकता है। नेचर यही रहेगा, जैसा बन रहा है ऐसा ही होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल में चेंज आएगा।
मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। हाँ ठीक है। अब बोला इन्होंने थर्ड बात जो बोली, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल possess a speed called most probable and that is peak of curve। जो कर्व का पीक होता है उस पे जो स्पीड मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल। कर्व का पीक ये है, पीक पे जो भी वेलोसिटी आएगी, जैसे यहाँ पे 5 आ रही है तो यही हो जाएगी वी एम पी। इस कर्व के लिए वी एम पी क्या हो गया, 5। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक, तो क्या क्या पॉइंट याद रखते हैं? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो ज़्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल हैं उनका भी फ्रैक्शन कम है, जो कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल हैं उनका भी फ्रैक्शन कम है। इधर कम फ्रैक्शन है, इधर भी कम फ्रैक्शन है, दोनों वैल्यू फ्रैक्शन के टर्म्स में कम है। यहाँ पे लो स्पीड है, यहाँ पे हाई स्पीड है, यहाँ पे बीच में मॉडरेट है। ये बीच में जो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड वाले जिनका फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है उनको हम बोलेंगे, उस स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल, पीक आएगा मोस्ट प्रोबेबल। फिर उसके बाद ज़्यादातर जो पोर्शन है वो कैसा है आपका, वो आपका मॉडरेट स्पीड वाला है। अब अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या किसी गैस को चेंज करते हैं तो किस तरीके से ग्राफ आता है। अगर यहाँ पे हम फ्रैक्शन ही लेते हैं और यहाँ पे स्पीड लेते हैं और हमने गैस को चेंज कर दिया, जैसे मान लो एक ग्राफ हमें मिला ये और एक ग्राफ हमें मिला इस तरीके का। ये एक ग्राफ के लिए वीएमपी हो गया और ये दूसरे ग्राफ का ये पीक है तो ये वीएमपी हो गया। देख पा रहे हो? ये मान लो क्लोरीन गैस है और ये आपकी नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, गैस को चेंज किया, टेम्परेचर को वही रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस को चेंज किया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर आप गैस को चेंज करते हो तो ये ग्राफ चेंज होता है। नेचर तो उसी तरीके का है लेकिन ग्राफ चेंज होता है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो जाएगी। देखो Cl2 का अगर मोलर मास निकालो तो क्या आ जाएगा आपका, एक Cl का 35.5 तो इसका 71 आएगा। नाइट्रोजन का अगर मोलर मास निकालो तो मोलर मास कितना आता है आपका, 28। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मोलर मास कम है और क्लोरीन का मोलर मास क्या है, ज़्यादा है। तो जो हैवी वाली गैस है उसके लिए वीएमपी देखिए, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है ना, यहाँ मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गई वैल्यू, यहाँ 8, यहाँ 9, ऐसे मान लेते हैं। तो देख पा रहे हो क्लोरीन के लिए मोस्ट प्रोबेबल आया 4, VMP फॉर क्लोरीन हम देख रहे हैं 4 आ रहा है और VMP फॉर अगर हम देखें नाइट्रोजन तो वो कितना आया, 7 आया। तो इसका मतलब मोलर मास कम होता जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये बात आपको वैसे भी जनरली भी पता है कि अगर आप देखो कि कोई हल्की गैस है, कोई हल्की चीज़ है तो उसकी वेलोसिटी अपने आप ज़्यादा होगी ना। तो मोस्ट प्रोबेबल के साथ भी यही हुआ। ये हैवी गैस हो गई, इसका मोलर मास 71 है। नाइट्रोजन इसके कंपैरिजन में हल्की हो गई, इसका मोलर मास 28 है। तो जो हल्का है उसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज़्यादा और जो हैवी लाइट है हैवी है उसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम। तो इसकी कमाई और इसका ज़्यादा है।
तो अगर आपको दो गैसेस का इस तरीके से कर्व दिया हुआ है, बोल रहे हैं दो गैसेस हैं, तो उनके मोलर मास में आप रिलेशन निकाल सकते हो, कौन सी हल्की होगी कौन सी भारी होगी। तो इसका इस ग्राफ से हमें क्या पता लगा, क्या इंटरप्रिटेशन इन्होंने दिया, इन्होंने बोला कि वी एम पी आप कह सकते हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वी एम पी उसका ज़्यादा होगा जिसका मोलर मास कम होगा। और क्लियर है? टाइम बोलिए। 8:50। अब देखो, अब इस ग्राफ में एक और चीज हम देखते हैं ध्यान से। ये ग्राफ ऐसे, इसका पीक थोड़ा ऊपर था, इसका पीक कहाँ गया, नीचे आ गया ना, तो बोलते हैं ये ब्रॉड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही गैस आप लाइट लोगे, ग्राफ थोड़ा सा जो कर्व होगा वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। ठीक, तो इससे हमें क्या मालूम चला, इससे हमें एक पॉइंट और पता लगा। व्हेन वी टेक lighter gas, then graph becomes broadened, और you can say flattened भी बोल सकते हो। भाई ये ऐसे हाई पीक जा रहा था, अब थोड़ा सा पीक थोड़ा कम हो गया तो फ्लैट हो गया। क्लियर हो गया बात ये? ग्राफ क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, मतलब पीक थोड़ा सा डाउन चला जाता है। अब टेम्परेचर वाली बात समझ लेते हैं और फिर कल इस पे क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको बात ज़्यादा और समझ में आएगी। ये क्या हुआ, देखो जैसे मान लो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन लिया, इसी ग्राफ को अब दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज करेंगे। कोई एक गैस है, फॉर अ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, देखा हमने, टेम्परेचर को चेंज करके देखा, गैस एक ही है। मान लो एक ग्राफ हम देखते हैं, ये T1 टेम्परेचर पे ऐसा आता है, यहाँ पे पीक ही आ रहा है। दूसरा ग्राफ ऐसा आता है, यहाँ पे अगर पीक देखो तो ये आ रहा है। ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर है T2। देखो ये टेम्परेचर आपका T2 जो है, ये टेम्परेचर T1 है, और T2 जो है वो आपका टेम्परेचर ज़्यादा है और T1 आपका टेम्परेचर कम है। इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ग्राफ फ्लैट होता जाएगा। देख पा रहे हो, ये T1 कम टेम्परेचर था, T2 ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ग्राफ क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वी जो होता है उसकी वैल्यू क्या थी, वी की वैल्यू फॉर्मूला क्या था, ये था 8RT/πm, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे T1 से ज़्यादा टेम्परेचर T2 कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ 4 था, तो यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, तो यानी एट, क्या पता लगा, एट हायर टेम्परेचर वी हायर। ठीक है, दूसरी चीज क्या पता लगे कि टेम्परेचर बढ़ाओ, इंक्रीज करो,
तो ग्राफ क्या होगा, फ्लैट होता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? एक और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, फिर कल इस पे एक अच्छा सा सवाल करेंगे हम लोग, नया सवाल करेंगे। देखो ये ग्राफ था अपना, अब यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पे ले लिया मॉलिक्यूलर स्पीड। इस तरीके का अगर हमें ग्राफ मिलता है, एक पीक मिल गया आपको, अगर इस तरीके के ग्राफ में हमको 3 पॉइंट दिए जाते हैं कोई, एक ये पीक वाला हायर, तो ये तो हम पहचान गए कि ये क्या होगा, VMP, ठीक है। दूसरा कोई पॉइंट डिनोट किया गया और ये तीसरा कोई पॉइंट डिनोट किया गया इस ग्राफ पे, ठीक है। तो इसको हम कैसे पहचानें कौन सा क्या है, तो इसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी किसकी, VRMS, VMP और V एवरेज की, ठीक है। तीनों को इसमें शो करना है कि ये A B C पॉइंट क्या है और इन्हीं तीनों में से शो करना है। तो हमने देख लिया जो हाईएस्ट पीक वाला था उसको तो सीधे हमने पहले VMP लिख दिया। अब एवरेज और RMS किसको लिखे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो अगर तो स्पीड सबसे ज़्यादा यहाँ 1 2 3 जो भी है, 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 7 है, तो ये 5 स्पीड है, ये 6 है, ये 7 है। तो अगर हम लोग VRMS का फॉर्मूला, VMP का फॉर्मूला और V एवरेज का फॉर्मूला देखें तो VRMS था 3RT/m, VMP था आपका 8RT/m और V एवरेज था क्या, 2RT/m था। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, VRMS की आती है। अगर हम वैल्यू निकालें तो सबसे बड़ी वैल्यू किसी भी गैस के लिए VRMS की आती है, उसके बाद अगर हम देखें तो V एवरेज आता है और सबसे छोटी वैल्यू आती है आपकी VMP। देख पा रहे हो? तो यहाँ पे भी अगर इस ग्राफ को देखो तो सबसे ज़्यादा वैल्यू 7 है इस C पॉइंट की, फिर ये 6 B पॉइंट है, ये 5 है, तो सबसे ज़्यादा वाला कौन होगा, VRMS होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, V एवरेज। अब आप बोलोगे आपको VMP तो पता चल गया कि ये हाईएस्ट पीक वाला जो है, जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन है वही हो गया VMP। इन दोनों में आपने इन पॉइंट को कैसे डिसाइड किया, इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको फाइंड आउट करना है, इसमें बस ये है कि आपको तीनों में से कोई ये एक है, ठीक है। तो ये तीनों को आपको स्पेसिफाई करना है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इन तीनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट RMS है, एक MP है, एक एवरेज है, तो कंपैरेटिव वे में उसको आप डिनोट करो। तो आप आराम से देख लोगे जो वैल्यू सबसे ज़्यादा वो RMS, जो पीक वो ये VMP और इन दोनों के बीच में एवरेज। क्लियर? और अगर आपको फॉर्मूला से ना याद रहे तो ध्यान रखिएगा, एवरेज बीच में आता है, RMS MP पीक पे लेते हैं, RMS सबसे बड़ा होता है। ओके है, ठीक है। अब इसमें बहुत अच्छा एक सवाल करेंगे हम लोग कल, ये तो इजी था। चलिए बाय बाय बच्चा पार्टी।